अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद में आज एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम पर कातलाना हमला हुआ है, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। हम प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से इस हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। मगर पहले आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहदे में कौमी असम्बली में आज करारदाद पेश की गई। हुकूमत ने पहले तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए, मुआहदा किया, फिर उसे कलअदम करार दिया। तहरीक लब्बैक को तहलील करने की कार्रवाई शुरू की, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का ऐलान किया और कहा गया कि कोई करारदाद पेश नहीं होगी, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। मगर चंद घंटे के बाद हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात शुरू कर दिए और मुज़ाकरात के 3 राउंड्स हुए और फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से एक और मुआहदा कर लिया। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के नुकसानात बताए और फिर आज तहरीक लब्बैक से मुआहदे के तहत फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई और फिर कलअदम तहरीक लब्बैक ने लाहौर में जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदी भी ख़त्म होगी और मुकदमात भी ख़त्म होंगे? इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तफसीलात से आगाह किया। हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी जब एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाए तो हम उसको वापस ले लें। ये उनके पास अपील का हक़ है। अगर पर्चे हुए हैं तो वो पर्चे हम तो नहीं ख़त्म कर सकते, वो पर्चे तो अदालतों में जाने हैं। इसी तरीके से जिन जिन साहिबान के वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार हैं उनको तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो हुकूमत का इख्तियार है। जिनके ऊपर कत्लों के पर्चे हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो हमारा इख्तियार नहीं है। जो लोग 800 पुलिस वाले यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, 5 पुलिस वाले यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम वो पुलिस वालों का कहें कि वो हम भूल जाएं, वो नहीं भूला जा सकता। दूसरी जानिब कलअदम तहरीक लब्बैक से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कौमी असम्बली का आज हंगामी इजलास बुलाया गया क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया था। मगर फिर आज हंगामी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया जिसमें पीपल्स पार्टी शरीक नहीं हुई और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने कौमी असम्बली को किसी मरहले में एतमाद में नहीं लिया। अब वो असम्बली के पीछे छुपना चाहती है। खराबी वज़ीर आज़म ने पैदा की है, वही ठीक करें या घर जाएं। आज कौमी असम्बली में हुकूमती रुकन अमजद अली खान ने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से करारदाद पेश की जिसके मुताबिक ये ऐवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। तमाम यूरोपीय ममालिक बिलुमूम और फ्रांस बिलखुसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक से मामले पर सैर हासिल बात की जाए और इस मसले को इज्तिमाई तौर पर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फ़र्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। यह करारदाद पेश की गई जिसके बाद वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने यह मामला खुसूसी कमेटी के पास भेजने का कहा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी में तल्ख़ कलामी भी हुई। बाद में शाहिद खान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह करारदाद नाकाफ़ी है, इस मामले पर ऐवान में बहस की जाए। ये करारदाद मुतफ़िका होनी चाहिए थी। कल आपने हाउस ख़त्म किया, आज सुबह आपने हाउस बुलाया, आपको ये तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि हाउस बुलाने का मकसद क्या है। ये करारदाद नाकाफ़ी है। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि 1 घंटा दिया जाए, हम भी इसको स्टडी करते, जो अजाफी बातें लिखनी है आपके सामने रखेंगे। ये हाउस एक मुतफ़िका करारदाद को पास करके आज ही बहस शुरू करे। पूरा हाउस इसकी कमेटी हो, स्पेशल कमेटी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक लब्बैक से मुआहदे के तहत करारदाद पेश की गई है, इसे कमेटी के पास जाने दें। हुकूमती मुअज़्ज़ज़ अरकान गए हैं और जो TLP के वहाँ मुअज़्ज़ज़ दोस्त थे उनके बीच में जो नेगोशिएशन हुई है वो मनोअन ज़्यादती या कमी के यहाँ पे ये लेके आए हैं ये प्राइवेट मेंबर। तो इसमें हम हुकूमत तो किसी चीज़ में दावेदार नहीं इसको चेंज करने या कुछ भी। बाकी जो शाहिद खान अब्बासी साहब या पूरा ऐवान जो मुनासिब समझता है वो हो जाएगा। इस तरह भी एक रिक्वेस्ट आई है प्राइवेट मेंबर की तरफ से कि इसको स्पेशल कमेटी में भेज दिया जाए, वो उस पर गौर व खौज करे और यहाँ पे फिर ऐवान में भेज दे। ऐवान फिर इस पर अगर ओपन डिबेट करना चाहे या जो भी करना चाहे। साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। मुझे तवक्को थी कि वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वज़ीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी। अभी वज़ीर साहब ने कहा कि हमने जो मुआहदा किया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। क्या वो इस ऐवान को होस्टेज आप बना रहे हैं? आपने अगर एक तंजीम के साथ बात तय कर ली है तो वो इस ऐवान के साथ भी ऊपर बाला तर है
कि उसके ऊपर बात नहीं हो सकती, सॉरी, फिर हम यहां पर बैठे क्या कर रहे हैं, फिर हमें घर पे चले जाना चाहिए। जब तक ये कार्रवाई जारी है, मैं मुतालबा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को पाबंद करें कि यहां पर बैठे रहें, हुकूमत को हदायत करें कि ऑपोजिशन के साथ बैठे, इत्तफाक राय के साथ एक करारदाद लेकर आए, बेशक सुबह के इजलास में पेश की जाए, लेकिन ये करारदाद इत्तफाक राय के साथ आनी चाहिए। बिल्कुल। इस मामले पर वफाकी वजीर असद उमर ने रद्दमल देते हुए कहा कि अपोजिशन इस मामले पर शिरकत करना चाहती है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। जितना मुझे इस बात का यकीन है कि ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत मेरे ईमान का हिस्सा है, मुझे उतना ही यकीन है कि ये एहसन इकबाल साहब के भी ईमान का हिस्सा है। ऑपोजिशन भी शिरकत करना चाहती है, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये इसमें ज़रा सा और टाइम भी लगता है, कल तक भी अगर चला जाता है, हमें इसके ऊपर एतराज़ नहीं है। हमें बैठना चाहिए, साथ बैठना चाहिए। मुझे यकीन है कि हम एक आवाज़ से बात कर सकेंगे और जो उसके बाद कमेटी को रेफर करना है वो कमेटी के पास जाए। मेरे ख्याल में आप आपस में एंगेज करें, एक दूसरे के साथ सेटिंग करें और वो तफरीका डॉक्यूमेंट जो भी हो सकते हैं लेके आए। द हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे। अहम बात यह है कि कल हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए, जिसके तहत आज कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई। मगर 5 दिन पहले जब तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया गया तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा था कि कौमी असम्बली में कोई करारदाद पेश नहीं की जाएगी। कौमी असम्बली में कोई करारदाद नहीं। कौमी असम्बली में ये एजाज ने अच्छा सवाल किया है, कोई करारदाद नहीं आ रहा। अब हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। आज करारदाद पेश की गई कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने से मुताल्लिक असम्बली में बहस की जाए, जबकि कल ही वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करते हुए कहा था कि ऐसा करने से नुकसान हमें ही होगा। TLP ये कह रही है जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा। आज़ादी के राय पे नाम पे वहां उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है। जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। जुर्म कहीं और हो, हम अपने ऊपर खुद को हमला कर दें, ये कौन सी अकल और समझ है? हुकूमत इस पूरे मामले पर एक मौक़िफ़ देती रही, कार्रवाई करती रही, वक्त गुजरता गया। हुकूमत न सिर्फ कार्रवाइयों से पीछे हटी बल्कि अपने मौक़िफ़ से भी पीछे हटती नजर आई। नवंबर 2020 में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ तहरीक लब्बैक सड़कों पर निकली, फैज़ाबाद में धरना दे दिया और फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात की और मायदा किया कि हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 महीने में पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। हुकूमत फ्रांस में अपना सफ़ीर तैनात नहीं करेगी। फिर उसके बाद एक बार फिर फरवरी 2021 में तहरीक लब्बैक ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज की कॉल दी। फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए और मुआहिदा किया। तहरीक लब्बैक ने नवंबर 2020 के मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 20 अप्रैल की डेडलाइन दी और फिर 20 अप्रैल आने से पहले ही तहरीक लब्बैक ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी, जिसके बाद हुकूमत ने एक्शन लिया। मगर अब हुकूमत ने फिर से मुआहिदा कर लिया है, यानी पहले मुज़ाकरात किए, फिर मामले को क्रैकडाउन से हल करने की कोशिश की, आखिर में दोबारा मुज़ाकरात करने पड़े और बात मुआहिदे की सूरत में ख़त्म हुई। और यही होता आया है 4 साल से कि हुकूमतें एक्शन लेती हैं और फिर बात मुज़ाकरात पर ख़त्म हो जाती है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब कुछ बातें आपने क्लियर कर दी। एज ऑफ नाउ क्या स्टेटस है तहरीक लब्बैक का? ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, सियासी सरगर्मी नहीं कर सकती, अपने दफ्तर नहीं खोल सकती, नाम बदल के काम नहीं कर सकती, इस वक्त ये स्टेटस है इनका? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। इस वक्त एग्जैक्टली यही स्टेटस है जो कि एक कालेदम तंजीम का होता है। और सब मुझे साथ ही बताएगा कि मुस्तकिल बुनियादों पर अब क्या हल इनका करना है? अभी तक हमने ये देखा है 4 साल में कि रियासत शुरू करती है क्रैकडाउन से और ख़त्म करती है मुज़ाकरात पर। वज़ीर आज़म ने कल खुद कहा कि जी दोबारा कि उनके लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है, हमारे लिए तौहीन का मसला है, वहाँ फिर कुछ हो जाएगा क्या? हम फिर खुद कुछ हमला कर देंगे? ये फिर अगर इस्लामाबाद आ जाएंगे? कोई मुस्तकिल बुनियादों पर कोई हल सोचा है इस मामले का? देखिए शायद पहली बात तो ये है कि ये 4 साल का मसला नहीं है, ये तो अशरों का मसला है। और यही पाकिस्तान की हमारी जो बदकिस्मती रही है, जो हमने अपने इदारों को जिस तरह एक एक करके तबाह किया है,
अब पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है कि रियासती इदारे जो हैं वो अपने पाँव के ऊपर खड़े हों, और जिस तरीके से हमने एक पूरा इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। कैसे हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको एक मौसर बना सकते हैं। और जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हम शुरू करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, फिर पीछे जाते हैं। रियासतें ऐसे नहीं चल सकती। और ये जिस तरीके से यहाँ पे अब भी हुआ है, आप देखें कि बात होती है, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कैसे कोई कह सकता है कि आप मेरे से कम मुसलमान हैं और मैं आपसे ज़्यादा बड़ा मुसलमान हूँ। ये तो जो अल्लाह और रसूल के जो फैसले हैं या जो उनकी जजमेंट के काम हैं, यहाँ पे हमने प्राइवेटाइज कर दिए हैं। और ये इस तरह से नहीं मुल्क जो है चल सकते, रियासतें इस तरह से नहीं चल सकती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, और आपसे एक जो है पहले भी जो है ये बात हो रही थी कि चूंकि एक तवील अरसे से हमने अपनी रिट जो है वो एब्डिकेट करते रहे हैं, अपनी रिट जो है वो ख़त्म करते रहे हैं, तो सूरत हाल ये है कि आपको मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। आपको जो है वो चीज़ें जो है उनको बेहतर बनाने के लिए, अवाम की जान और माल के लिए जो है वो फिर आपको जो है वो आगे इस तरह करना पड़ता है। असूली तौर के ऊपर रियासत की जो रिट है और इंटरनल सिक्योरिटी का रिव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंशाअल्लाह ताला अब शुरू हो रहा है। फारूक साहब, और ये किस लेवल पर जाकर होगा और अपोजिशन को किस हद तक एतमाद में लेकर होगा? क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि आज के मुआहदे के बाद भी वो बैंड जरूर है, कलदम है, मगर ज्यादा मजबूत पॉलिटिकली नजर आते हैं कि वजीर आजम ने कहा कि जी ये हम नहीं कर सकते कि किसी का सफीर निकाल दें, मगर करारदाद आई। वजीर दाखिला ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम ये करारदाद नहीं लेके आएंगे, मगर करारदाद आई। तो इस वक्त भी जो पिछले मुआहदों के बाद जिस तरह तरीके लब्बैक मजबूत हुई थी, आज कलदम होने के बावजूद सियासी तौर पर ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। नहीं, सियासी तौर पे मजबूत होकर वैसे सामने नहीं आई है। अगर आप थोड़ा सा ये देखें कि झगड़ा क्या था, ये करारदाद लाने में तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मसलन ये प्राइवेट मेंबर जो है वो एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं कि इस पर बहस की जाए कि सफीर को या जो है वो निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, क्योंकि हम तो पार्लिमानी जमहूरियत में है ना, और अगर पूरी पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लियामेंट ये फैसला करे तो उसका फैसला प्रिवेल करना है। जो वो कह रहे थे कि नहीं आप जरूर निकालें, ये मामला जो है इसके ऊपर बुनियादी तौर के ऊपर जो इख्तलाफ हुआ, तो अल्टीमेटली जो है वो पोजीशन उन्होंने जो है वो अपनी पीछे हटे, जो कि एक दुरुस्त फैसला है। देखें ना, ये सारे पाकिस्तान के शहरी हैं और वो उस हवाले से एक राय रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जमहूरियत में मुख्तलिफ ग्रोह अपनी राय रख सकते हैं और वो राय बहुत एक्सट्रीम राय भी हो सकती है, लेकिन आप डंडा उठा के मुझे नहीं कह सकते, हुकूमत को नहीं कह सकते कि आपने, चूंकि मेरी ये राय है आप इसको इन्फोर्स करें। इस तरह तो फिर पूरी रियासत का स्ट्रक्चर गिर जाएगा। और ये बात जो है वो आज हुकूमत ने जो अपना जो पार्लियामान के अंदर भी जो रेजोल्यूशन आई है, इसमें इसी चीज़ का ख्याल रखा गया है और कहा भी गया है कि ये डिक्टेशन नहीं को दे सकते। साहब, अगर मामला हमने देखा है कि 2011 में एक जमात और उसका गवर्नर के ऊपर सवालात उठ रहे थे, वो अपना दिफा कर रहे थे, फिर 2017 में दूसरी जमात ये बता रही थी और अपनी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दिफा कर रही थी और अपनी मुसलमानों ने का दिफा कर रही थी। आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान कितने बड़े कितना ज़्यादा रसूल से मोहब्बत करते हैं, इस बात की गवाही दी जा रही थी। हम मुसलसल जो स्पेस है उसको छोड़ते आए हैं और ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? क्योंकि आज भी नूरुल हक कादरी साहब जो वज़ीर मजहबी उमूर हैं, उन्होंने अपोजिशन पर हमला कर दिया और उन माजी में क्या होता रहा उनके ईमान के हवाले से सवाल उठा दिया, जो कि असद उमर साहब ने फिर एक बड़ा मेच्योर स्टेटमेंट दिया बाद में कि नहीं जी सबका किसी के ईमान पर सवाल नहीं उठ सकता। ये मामला कैसे बढ़ेगा? अपोजिशन को जब तक मिलाएंगे नहीं कि जी रियासत में आगे बढ़ना कैसे? देखिए, सच्ची बात यह है शाहजेब, ये नैरेटिव की जो लड़ाई है ना, बयानिए की, ये पॉलिटिशियंस नहीं लीड करते, ये एकेडेमिया लीड करता है दुनिया में। हमारे यहाँ जो मीडिया है या पॉलिटिशियंस हैं, हम तो पॉपुलर ओपिनियंस के पीछे जाते हैं। मसलन आपने जो प्रोग्रामों की रेटिंग है वो बिल्कुल आप पब्लिक ओपिनियन से हट के प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, लिहाजा जो एंकर्स होते हैं वो रेटिंग्स के ऊपर जाते हैं। इसी तरह पॉलिटिशियन ने वोट लेने होते हैं, वो बड़ी को पॉपुलर ओपिनियन अनपॉपुलर ओपिनियन के साथ नहीं जाते। पूरी दुनिया में ये जो अनपॉपुलर ओपिनियंस होती हैं इनको एकेडेमिया लीड करता है, क्योंकि उनके इस तरह के इंटरेस्ट नहीं होते, वो प्योरली इंटेलेक्चुअल जो आर्गुमेंट्स हैं उसके ऊपर जाते हैं। हमारा जो सबसे बड़ी मुसीबत ये हुई है पाकिस्तान में कि जो 80s की हमारी पॉलिसी रही है, हमने अपने एकेडेमिया को भी ख़त्म कर लिया है। हमने जो इंडिपेंडेंट जो थिंकर्स होने चाहिए थे सोसाइटी में वो ही नहीं है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया कि जो कुछ लोग अकल की बात करते हैं या जो बात करते हैं उनको तो जो है वो गोली मार दी जाती है। आप देखिए, एक लंबी लाइन है
उलमा की जिनको जो है वो जो शहीद कर दिए गए। अब रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ये है कि एक ऐसा माहौल बनाए लॉ एंड ऑर्डर का जिसमें लोग अपनी ओपिनियंस दे सकें, और उस ओपिनियन के बाद ये ना हो कि कोई आके उसको गोली मार दे। मगर अकेडमी जाहिर है एक डिबेट जनरेट जरूर कर सकती है, मगर फवाद चौधरी साहब जो ताकत एक सियासी लीडर में होती है जो करोड़ों वोट लेता है, बयानिया सियासी लीडर ही बना सकता है। एक एंकर या एक प्रोफेसर, एक एकेडमिया, ये कोई नहीं कर सकता। जो ताकत इमरान खान साहब में है या फिर मरियम नवाज में है या नवाज शरीफ में है या फवाद चौधरी साहब के बयान में है, वो बयानिया कोई और नहीं बना सकता। तो हमारी सियासी जमातों को फैसला करना पड़ेगा कि जी हमने इस इशू को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना, नफरत अंगेजी के लिए नहीं करना, तभी मुल्क आगे बढ़ सकेगा। और रियासत ने भी फैसला करना है, जाहिर है रियासती इदारों ने। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई शुबा नहीं। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी जो ताकत है, ओपिनियन लीडर्स के तौर के ऊपर उनकी जो ताकत है, वो उससे कोई किसी को जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अनपॉपुलर ओपिनियंस होती है ना, वो इनकी तरफ से इनिशिएट करना मुश्किल होता है। मैं इस मसले के ऊपर बात नहीं कर रहा, ये तो देखिए एक तयशुदा बात है। रियासत में अगर हम एक दूसरे का ईमान जज करने के ऊपर सियासत करेंगे, एक दूसरे को अच्छा और बुरा मुसलमान कहने के ऊपर सियासत करेंगे, तो फिर तो ये तबाही है। फिर तो इसमें कोई जो ये तो हम ऐसी आग लगा देंगे जिससे कोई बचेगा ही नहीं। मैं आपको मालूम है, मेरा तो हमेशा नुक्ता नज़र इसके ऊपर बड़ा वाज़े रहा है, और कभी भी मैंने शदीद तरीन दबाव के बावजूद भी जो मजहबी हवाले हैं उनके ऊपर सियासत नहीं की है। और यही मैं समझता हूँ कि जो हमारी बड़ी लीडरशिप है बाकी भी पार्टीज की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी आपने देखा कि PMLN की तरफ से क्या इब्तिदा हुई, और फिर जो दूसरा एक नॉन सीरियस एटीट्यूड था, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ऐसा किया, उससे फिर पार्लियामेंट का कोई रहा सा वकार भी खत्म हो जाता है। लोग समझते हैं कि क्या ये जोकर आ गए हैं पार्लियामेंट में और इस तरह की गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये जब तक पार्लियामेंट अपने आप को सीरियसली असर्ट नहीं करेगी, और इन बड़े इश्यूज के ऊपर अब हम कह रहे हैं, आप बैठे हैं लोग इसके ऊपर, उनका मुतालबा है कि वजीर आजम पार्लियामेंट में आके इस मामले को लीड करें। कल वजीर आजम ने कौम से खिताब कर दिया, पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था, आज भी प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया। वो कह रहे हैं हुकूमत अपनी पॉलिसी दे। आज ये जरूर हुआ है कि अपोजिशन ने नफरत अंगेजी नहीं की है, जाहिर है करारदाद पे सवाल जरूर उठाएं, ये नहीं कहा कि किसी के ईमान पर आके सवाल उठा दिया हो या इस किस्म का मामला हुआ हो, ये कम से कम आज नहीं हुआ है। नहीं, वजीर आजम तो अपनी पॉलिसी दे चुके हैं। कल का जो वज़ीर आज़म साहब का कौम से खिताब था उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिसी दे दी है। अब अगर आपको उस पॉलिसी से इख्तलाफ है और आप PMLN चाहती है या पीपल्स पार्टी चाहती है कि पॉलिसी कोई और होनी चाहिए, वो अपनी रेजोल्यूशंस ले आएंगे और सारी जो पार्लियामेंट है उसके सामने नून की पोजीशन भी आ जाएगी, पीपल्स पार्टी की भी आ जाएगी और बाकी मेंबर्स की भी आ जाएगी। अगर वो बहैसियत जमात लाना चाहते हैं बहैसियत जमात ले आए, और अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब या हसन इकबाल साहब इंडिविजुअल मेंबर्स के तौर पे लाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल मेंबर्स। मगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट से फैसला आए, क्योंकि जाहिर है ये मामला मिसमैनेज हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट ही में हुकूमत गई है, जो अल्टीमेट हमें फोरम नजर आ रहा है कि जो कि रेस्क्यू कर सकता है सिचुएशन में वो पार्लियामेंट है। तो वजीर आजम को भी पार्लियामेंट से नहीं लीड करना चाहिए, बजाय इसके कौम से उन्होंने खिताब जरूर कर दिया कि पार्लियामेंट में आए, अपोजिशन को एतमाद में लें और आगे बढ़ें, वरना आगे फिर ये मामला होगा, फिर इसी तरीके से प्रोटेस्ट होगा, क्रैकडाउन से शुरू होगा, मुआहदे पे खत्म होगा, रियासत की रेट और कमजोर होगी। देखिए सवाल यह है कि जो इस वक्त की जो पोजीशन है या जिस तरीके से प्राइवेट मेंबर बिल आ गया है, हमने तो मुआहदा पूरा कर दिया। जो हमसे जो बातचीत हुई है, जो बात हुई है, हमने वो सारी बातें जो अमल दरामद कर दी हैं और वो मुकम्मल हो गया। हमारी तरफ से अब और कुछ करने को रह नहीं गया। हाँ, अगर वो PMLN और पीपल्स पार्टी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या PMLN बढ़ाना चाहती है, सो इट्स अप टू देम। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। किस तरह वो आगे बढ़ाना चाहते हैं इस मामले को, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस मामले का मुस्तकिल हल क्या है, हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब आप अपोजिशन में हैं, अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग ख्याल की जाती है, आपने ये मामला भुगता है, फिर हो रहा है, आपको फिर भुगतना पड़ सकता है, इसलिए मुस्तकिल बुनियादों पर क्या हल है आप बताइए, अपोजिशन के पास क्या हल है अगर हुकूमत इस मामले को सही डील नहीं कर रही है, ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर यह मामला हल हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप हुकूमत का काम बदनीयती पर मबनी नहीं होना चाहिए। आज जो कुछ हुआ ये बदनीयती की बदतरीन मिसाल है। बड़ी अजीब सी हमने हालात देखे हैं पिछले 2 दिन के अंदर। वज़ीर आज़म की तकरीर जो आपने कौम के नाम वो आप सुने, क्या वो पॉलिसी स्टेटमेंट है? क्या जो आज करारदाद में लिखा हुआ ये पॉलिसी स्टेटमेंट है? तरीका ये था कि अगर आप ये करारदाद चाहते थे, वज़ीर आज़म आता, वो बताता कि जनाब ये मेरी पॉलिसी है, ये मैं करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें, पूरी अपोजिशन साथ होती। आपने ना बताया,
ना मशवरा किया, ना राब्ता किया। आप एक करारदाद जिसका ना सिर है ना पैर है उसको लाकर मगर अली मोहम्मद खान साहब ने सब बताया ना, अली मोहम्मद खान साहब ने कि मिनोअन जो मुआहदा हुआ है जिस पे भी ज़ाहिर असद इकबाल साहब ने एतराज किया, मगर अब मसला यह है कि आपने देखा है कि जब ये जत्थों की सूरत में आते हैं तो आपकी हुकूमत को भी मुआहदा करना पड़ा, आपकी हुकूमत को भी इनके आगे सरेंडर करना पड़ा। अब इस करारदाद में रियासत अपना जो राइट है किसी भी सफीर के हवाले से या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो सरेंडर नहीं कर रही है, लिखा हुआ है करारदाद में। अब क्या करें, एक सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसमें आप देख रहे हैं कि गलियों में सड़कों पर क्या हो रहा था, फिर उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दे दी। अगर हुकूमत निकलना चाहती है इस मामले से तो और क्या करे, और मुस्तकिल हल क्या है आपकी नजर में इसका जो ये आइंदा ना हो? जी मैं मुस्तकिल हल की बात कर रहा हूं कि सबसे पहले आप ये बताएं आपकी पॉलिसी क्या है, आपका मसला क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, आप आगे क्या देख रहे हैं। ये बातें पार्लियामान के फ्लोर पर एक डिबेट होना ज़रूरी है कि ये मामला 2017 में भी हुआ, ये आज फिर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके क्या मुहर्रकात हैं, इस जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कैसे उनकी दिलजोई हो सकती है। ये एक बड़ा हसास मसला है, हम सब के दिल के करीब है। आप उसको सुपरफिशली एक धोखा देने की सूरत में आप उसको डील करना चाहते हैं, बात ऐसे नहीं होती। बात आपने करनी ये थी, पॉलिसी बयान करते उसमें बताते कि ये हमारी मजबूरियां हैं, ये हमारी मुश्किलात हैं, हम ये करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। वो तो कुछ ना हुआ। और वो पार्लियामान आज जहाँ पर इतनी उजलत थी कि पार्लियामान को 1 घंटे के नोटिस पे बुलाया गया, अपोजिशन से रब्ता ना हुआ, अब वो 3 दिन के लिए पार्लियामान बंद हो गई है। इसके बाद होगा, हमने रेजोल्यूशन देना है, जुमे के दिन रेजोल्यूशन देंगे, उसमें इस मामले के मुस्तकिल हल की तरफ जाएंगे। और मुस्तकिल हल आपकी नज़र में क्या हो? जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि जी वो जिसको जो हमारे लिए तौहीन है वो उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब अगर कल को आपकी हुकूमत हो, खुदा न खास्ता किसी मुल्क में फिर ये हो जाए और इसी तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहे हों, तो क्या मुस्तकिल हल है आपकी नज़र में कि इस मामले से डील किया जाए? आपने खुद ने देखा है कि किस तरीके से मामला ख़राब होते हैं। देखिए, जब भी ऐसा मामला होता है, पार्लियामान वाहिद जगह है जहाँ पर इस मामले को उठाया जाता है। पार्लियामान को हुकूमत ने मफलूज कर दिया, इनके पास अब जाने की जगह कोई नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात चलती नहीं है, ट्वीट से बात चलती नहीं है। पार्लियामान को अगर आप हकीर समझेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो हुआ है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि इस मामले के मुस्तकिल हल की तरफ जाएं, ताकि अवाम को जो उनकी शिकायत हैं, जो उनके एहसासात हैं, उनको कोई जगह मिले उनको सामने लाने की। वो जगह आपने बंद कर दी है। तो सिर्फ बेवकूफ़ मत बनाए लोगों को, सिर्फ धोखे ना दें। मगर पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ली ना, वो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को कंडेम करते हैं, हम फ्रांस के इस हवाले से हुकूमत की भी मजम्मत करते हैं, मगर ये जो सफ़ीर को वापस भेजना है इस हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है कि वो इसके हामी नहीं है। तो आप भी एक वाज़ेह पोजीशन तो लें ताकि पता चले कि जी सियासी जमातें कहाँ जा सकती हैं इस हवाले से। देखिए, जहाँ तक वापस भेजने की बात है, ये फैसला हुकूमत का है। हुकूमत अपनी पॉलिसी लेकर आई। हुकूमत 3 चॉइसेस हैं, या हम वापस भेजना चाहते हैं, या हम नहीं भेजेंगे, या हम समझते हैं कि भेजना चाहिए लेकिन हम बड़े मजबूर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया, उन्होंने बताया कि हमें भेजना चाहिए लेकिन हम क्या करें, हम तो माशी तौर पे तबाह हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी, फैटफ में हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ये उन्होंने बातें की हैं। ये बातें एक खुद मुख्तार मुल्क को जेब नहीं देती। आपने जो बात करनी है पार्लियामेंट में लाकर अपनी पॉलिसी रखें, उसको डिबेट करें, ऑपोजिशन सपोर्ट करेगी आपको। धोखा तो ना दें, अवाम को धोखा मत दें। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। वैसे मगर खुद मुख्तारी आपकी मुआशी खुद मुख्तारी से ही ड्राइव होती है ना, वो मुआशी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं कि मुआशी तौर पर घुटनों पर आ जाएंगे अगर ये सारे के सारे मामलात होंगे। तो वज़ीर आज़म एक रियलिटी चेक दे रहे हैं। खुद मुख्तारी, मुआशी खुद मुख्तारी नहीं होगी तो फिर कौन सी खुद मुख्तारी होगी पाकिस्तान के पास? रियलिटी चेक देने की जगह पार्लियामान है, लीडर ऑफ द हाउस है, अपोजिशन के भी लीडर हैं, हुकूमत के भी लीडर हैं। आकर वहाँ बात करें। जो उन्होंने तकरीर फरमाई है टीवी पर, क्या वो माकूल तकरीर थी? क्या आप उसको बेहतर तकरीर समझते हैं? क्या एक खुद मुख्तार मुल्क का आदमी बात कर रहा है? इस तरह बात नहीं होती। पार्लियामान में आए, पार्लियामान को इस्तेमाल करें, पार्लियामान की ताकत को इस्तेमाल करें, वरना आपके साथ वही होगा जो हुआ है। अब ये बताएं कि ये जो लोग शहीद हुए, पुलिस के भी, मुजाहिरीन में से भी, इनका क्या कसूर था कि आपने सिर्फ एक रेजोल्यूशन रख के वो सारा खून माफ़ हो गया, वो सारा जुल्म माफ़ हो गया, वो सारी जो मुल्क के अंदर इश्तियाल हुआ वो ख़त्म हो गया, जो अवाम को तकलीफ हुई वो ख़त्म हो गई।
एक रेजोल्यूशन रखने से अच्छा, अपने हुकूमत आप को धोखा मत दें। हुकूमत कह तो रही है मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। जहाँ तक पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आए हैं भाई साहब, आप ज़ाहिर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, साबिक वजीर आज़म हैं, आपकी फॉलोइंग है, आपकी तरफ से ऐसी बात होना, आपका स्पीकर से इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये कहना कि जी जूता मारने की बात करना, आप समझते हैं कि आपको करना चाहिए था? अगर आप जज्बात में कर गए तो आप समझते हैं कि आपको आइंदा कम से कम ये नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले इसका इतराफ़ करता हूँ, लेकिन पार्लियामान जज्बात की जगह होती है। अगर मुझे कोई बोलने नहीं देगा, मैं बोलने आया हूँ, मैं अवाम की आवाज़, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम की आवाज़ हूँ। आप अगर नामूस रसालत के मामले पर मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, मेरा हक है, रेजोल्यूशन आप लाएं, मुझे बात तो करने दें। मैंने बटन दबाया, मैंने इंतज़ार किया। स्पीकर साहब बुलडोज करना चाहते थे इस रेजोल्यूशन को। मैंने उनसे कहा, और ये पहले भी कह चुका हूँ कि स्पीकर की इज़्ज़त उसके हाथ में होती है। मैंने 8 स्पीकर से काम किया, उन सब का आज तक एहतराम करता हूँ। तो स्पीकर साहब ना पार्लियामान के रवायात को समझते हैं, ना वो अपोजिशन को कुछ समझते हैं। अगर वो उन्होंने डायरेक्शन हुकूमत से लेनी है, फिर तलखी होगी। पार्लियामान में तलखी आवाम के लिए होती है। मेरा कोई ज़ाती झगड़ा किसी से नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया है। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम एक कातिलाना हमले में जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक अबसार आलम इस्लामाबाद F11 पार्क में वॉक कर रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की। वाक़े के फौरी बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। अबसार आलम ने पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए बयान में कहा है कि मैं अपने घर के करीब पार्क में वॉक कर रहा था। पार्क में एक 27 से 28 साल का नौजवान मौजूद था। उस नौजवान ने पिस्तौल से मुझ पर फायरिंग की। मुझे पेट में दाएं जानिब गोली लगी, जिसके बाद दोस्तों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है और कहा है कि अबसार आलम पर फायरिंग करने वाले कानून से नहीं बच सकेंगे, बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हमले की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि पुलिस को फौरी तहकीकात का कह दिया है। जैसे ही वाक़े की तफसीलात सामने आएंगी, मीडिया के सामने रखेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मजम्मत की है और कहा है कि इख्तिलाफी आवाज़ को खामोश करने का कैंसर इस मुल्क को बरसों से लाहक है। अबसार आलम साहिब इस बर्बरियत और जालिमाना जुर्म का ताज़ा तरीन निशाना है। अल्लाह उनके और इस मुल्क के ज़ख्मों को शिफा दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अबसार आलम पर फायरिंग की मजम्मत की है और कहा है कि हमले की तहकीकात कराई जाएँ और हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स की तंजीम ने अबसार आलम पर हमले की मजम्मत की है और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बुज़दिलाना हमले की तफ्तीश और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और कहा है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय और सहाफ़त के लिए लड़ने वाले मुसन्निफ़ीन और सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। सहाफ़ी अबसार आलम 27 साल से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और एक मजबूत आवाज़ समझे जाते हैं। अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं, बेखौफ होकर तनकीद करते हैं, सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक हैं। हम दुआगो हैं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। मुल्क में सहाफ़ियों पर हमले के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान फ्रीडम इंडेक्स में 145वें नंबर पर है। इस्लामाबाद में इससे पहले भी सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं। मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, अहमद नूरानी पर हमला हुआ, एजाज सैयद पर हमला हुआ। इन हमलों के बाद भी तहकीकात की बात की गई, मगर अब तक किसी भी वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई और रिपोर्ट सामने नहीं आई। हामिद मीर साहब पर भी कातिलाना हमला हुआ, जिसकी जुडिशल इंक्वायरी की गई, मगर उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। हम उम्मीद करते हैं कि इस हमले की तहकीकात होंगी और रिपोर्ट भी सामने आएगी और पकड़ा भी लोगों को जाएगा। प्राइमरी ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन वजीर आजम के सिवा किसी और हुकूमती कमेटी से ना मिलने का ऐलान कर चुके हैं और अब ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की वजीर आजम से इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान है, जिसके बाद जहांगीर तरीन के घर कल होने वाला अफ्तार डिनर मुलतवी कर दिया गया है। जहांगीर तरीन ने हुकूमत में शामिल अपने हामी अरकान असेंबली को दावत दी थी। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस की जानिब से मुलाकात का ग्रीन सिग्नल मिलने पर यह अफ्तार डिनर मुलतवी किया गया है। अब इस मुलाकात में क्या कुछ हो सकता है और राब्ता किसने किससे किया है। राजा रियाज रुकने कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। राजा रियाज साहब बहुत शुक्रिया। हफ्ते के दिन आप तरीन साहब के साथ मौजूद थे, आपकी तरफ से एक वार्निंग भी दी गई कि जी हम आखिरी दफ़ा कह रहे हैं, आखिरी मौका दे रहे हैं कि रियासत मदीना में हमें इंसाफ दिया जाए। एक सियासी कमेटी की मुलाकात की खबर आई, आप लोगों ने इनकार कर दिया। अब क्या है, राब्ते बहाल हो गए हैं, वज़ीर आज़म आपसे मिलने जा रहे हैं? जी शुक्रिया भाई, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा है कि राब्ते बहाल हैं और इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में वज़ीर आज़म साहब के साथ
टाइम मिल जाएगा और वज़ीर आज़म साहब को हम तमाम दोस्त मिलेंगे और जो हमारे शिकायत हैं या जो हम समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है या जो हम ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वो तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म साहब के गोश गुजार करेंगे और वज़ीर आज़म साहब को बताएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब को जब असल हक़ाइक़ का पता चलेगा और वज़ीर आज़म साहब को जब पता चलेगा कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग क्या कुछ कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उससे जहांगीर तरीन साहब की भी पोजीशन बहुत वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि उनका किसी किस्म का किसी 1 रुपए की भी करप्शन नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ इस मुलाकात में हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगा। सब एक करप्शन का फैसला तहकीकात में करना है ना, वज़ीर आज़म से मुलाकात से तो नहीं होना है। और ये किससे रब्ता किया कि जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया गया है या आप लोगों से रब्ता करके बताया गया कि वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए तैयार है? ये जहांगीर तरीन साहब से रब्ता है, मेरे साथ नहीं है। ये बात उन्होंने मुझे आज भी बताई है कि अगले 1-2 दिन में हमें टाइम मिल रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद हमसे मिलेंगे और हमारी जो गुजारिशात हैं वो ख़ुद सुनेंगे। तो मुलाकात में जहांगीर तरीन साहब भी होंगे या सिर्फ आप तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस होंगे? हम तो होंगे लाजमी। अब वो वहाँ पे मौजूद होते हैं या नहीं, ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो कल जहांगीर तरीन साहब के यहाँ अफ्तार डिनर होना था जिसे बड़ा अहम ख्याल किया जा रहा था, वो क्यों कैंसिल हुआ? जी वो इसी जब आपस में अफ़हाम तफ़हीम की और आपस में राब्ते हुए तो उस राब्ते में की वजह से इसको थोड़ा आगे किया गया, डिले कर दिया गया, ताकि जब हम इकट्ठे होंगे कोई बातें होंगी, कुछ लोग बयान जारी करेंगे, कुछ मीडिया फिर मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा ना हो, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि एक बेहतरी की तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए कल वाला इफ्तार डिनर जो है वो उसको थोड़ा डिले किया गया है। लेकिन इंशाल्लाह ये इफ्तार डिनर होगा और इसमें डिले करने में एक हिकमत अमली है ताकि किसी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा ना हो। वैसे मगर आपने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में बताया था कि उससे 2 हफ्ते पहले तक जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म का आपस में राब्ता था, तो ये जो पैगाम रसानी हुई है, क्या वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन का आपस में राब्ता बहाल हो गया है, उसके बाद ये पैगाम दिया गया? जी वो दोबारा बहाल हो चुका है और उसी सिलसिले में कल का जो आपने सवाल किया है कि इफ्तार डिनर जो है उसको कैंसिल किया गया है, थोड़ा डिले किया गया है और इंशाल्लाह आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि हमारी मुलाकात भी होगी और उस मुलाकात के बाद मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से मामलात तय पा जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जब सेटल होंगी तो फिर सवाल नहीं उठेगा कि आप लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए, आप लोगों ने कहा कि हुकूमत को आखिरी मौका दे रहे हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म का जहांगीर तरीन से राब्ता बहाल हो गया, वज़ीर आज़म आप लोगों से मिलने के लिए तैयार हो गए, बकौल आपके मामलात सेटल हो जाएंगे, तो जो एहतसाब का नारा है वो धरा का धरा नहीं रह जाएगा? सवाल नहीं उठेगा ब्लैकमेल हो गए वज़ीर आज़म? नहीं 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 ये केस चलता रहेगा, केस तो अदालत में है और केस चलता रहेगा। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश ना करे, ये हमारा मुतालबा है। इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं। और ये मेरे भाई, मेरे पास वो 3 FIR हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन तीनों FIR में अगर शुगर लफ्ज़ लिखा हो, मैंने आप पहले भी कहा कि मैं अल्फाज कहता हूँ कि इन तीनों FIR में शुगर लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, और अगर लिखा हो तो जो मर्ज़ी मुझे सज़ा दे दे। यही हमारा केस है। वैसे मगर इन तीनों FIRs में तो शुगर का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, मगर जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ज़रूर लिखा हुआ है कि कैसे जो तहरीक इंसाफ में असर वसूख रखते थे वो सब्सिडी ले गए, जिसमें जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा सब्सिडी ले गए, खुसरो बख्तियार साहब ले गए। आपने कहा कि केस चलता रहा है, उस पर आपको एतराज़ नहीं है, मगर सवाल यही है क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में केसेस 2 तरीके से चलते हैं। एक इस तरह चलते हैं कि खुसरो बख्तियार साहब का चल रहा है, मालम जब्बा का चल रहा है, कोई गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं, केस है मगर चल नहीं रहा है। एक है जो अपोजिशन के केसेस हैं जिसमें केस अपनी जगह पे खड़ा रहता है, गिरफ्तारियां होती रहती हैं और फिर ज़मानतें होती रहती हैं। तो एग्जैक्टली किस तरीके से फिर उनका केस चलता रहेगा? वैसे ही जैसा खुसरो बख्तियार साहब का और मालम जब्बा चल रहा है? नहीं नहीं, आगे बड़े केस, हमें उसमें कोई नहीं है। हमारा ब्रदर
इशू ये है कि इमरान खान साहब ने जब चीनी का स्कैंडल आया तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर इंक्वायरी करें, इसकी रिपोर्ट बनाएं और मुझे बताएं कि इसमें जहांगीर तरीन साहब हैं कि नहीं। इन्होंने कहा जी हैं, चले मान लिया कि हैं। अगर है थे तो FIR जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उनमें शुगर के स्कैंडल, शुगर के जो सट्टा है, शुगर के महंगे होने का, शुगर के और किसी भी हवाले से कोई जिक्र कर देते, यहाँ पे FIR में शुगर लफ्ज़ लिख देते। बहुत शुक्रिया। अजय रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन का राब्ता बहाल हो गया है। देखते हैं मुलाकात के बाद क्या होता है। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।